यस मॉर्निंग। यहाँ पर आपको स्क्रीन और साउंड प्रॉपर आ रहा होगा। या लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात किया था, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। I asked you to prove something like the range is going to maximum when and all. Is anybody able to find that proof? और उसको proof कर पाए आप? प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन में किस तरह से चलता है उसको मैंने बताया था, और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया था। And at last I gave you as a homework that you should try for maximizing the range. केसेस बनाते हैं, ओके। सो क्या आपको मैक्सिमम रेंज का कोई फॉर्मूला मिला या कोई ऐसा एंगल मिला जिस एंगल पे थ्रो करने से आप बोल सकते हो कि वो मैक्सिमम रेंज का को अचीव करेगा? सिचुएशन क्या है, इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा था कि अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है एंड दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम लोगों ने अल्फा से लिखा था। It turns out to be so complicated. I told you that's going to be complicated. और अगर प्रॉपरली करोगे तो शायद आप आंसर तक पहुंच सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट टेकिंग भी था, कॉम्प्लिकेशन भी था, ऑफ कोर्स। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। आई एम जस्ट आस्किंग इफ एनीबॉडी इज एबल टू गेट टू द आंसर विदाउट लुकिंग एट द एनी अदर रिसोर्स। सो आपने क्या किया था वो मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जी के दो कंपोनेंट्स किए थे, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। और आप नाउ ऑनवर्ड्स याद रखते हो कि ये जो कंपोनेंट आता है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन दैट कम्स आउट टू बी जी साइन अल्फा, और द कंपोनेंट दैट गोज परपेंडिकुलर इज जी कॉस अल्फा। ये हमेशा ट्रू रहेगा एज लॉन्ग एज ये एंगल अल्फा रहेगा। एंड यू हैव थ्रोन अ प्रोजेक्टाइल लाइक दिस। You have measured angle theta from the inclined plane, angle of projection. कई बार वो आपको ग्राउंड से मेजर करके देगा तो अकॉर्डिंगली उसको चेंज करने का। कई बार बुक्स में भी ग्राउंड से देता है और कई बार इंक्लाइंड प्लेन से देता है, वो चॉइस आपकी है। हम लोग इंक्लाइंड प्लेन से ही मेजर कर रहे हैं। तो आपको बताया था कि ये प्रोजेक्टाइल एक पैराबोला पाथ पे जाएगा और कुछ ऐसे हिट करेगा जा करके ए से बी। हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट, somebody's mic is open, better to close it. So how we have solved is was this, like इसको हमने x डायरेक्शन पकड़ा था या x डैश डायरेक्शन पकड़ा था, इसको y डैश डायरेक्शन पकड़ा था, और इन दो डायरेक्शन में हम लोगों ने वर्किंग की थी। आप एक्स वाई ओरिजिनल चूज कर सकते हो, वो भी मैंने बोला था, बट वो चॉइस आपकी है कैसे आप प्रोसीड करते हो। आप दोनों को भी यूज कर सकते हो, तो डिपेंड्स कि लाइक आप कैसे अपना चीज़ों को हैंडल करते हो। लेकिन एक बार में हमने जिसको यूज किया तो उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, दूसरे को यूज करेंगे तो उस पोर्शन के लिए फॉलो करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। इक्वेशंस आपने बनाया था एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड ऑल दैट, तो मैं क्विकली उन इक्वेशन को एक बार लिख देता हूँ ताकि आप यूज टू हो जाएं, और आप भी लिखेंगे एक दो बार तो आपके लिए आसान लगे। एक्स डैश कंपोनेंट ऑफ मोशन अगर आप वॉच करते हो, सो अपने को वी एक्स डैश के निकालने का एक आइडिया मिला था। वी एक्स डैश इज गोइंग टू बी, उसके लिए आपने एक काम और भी किया था। यू के दो कंपोनेंट किए थे, एक की यू कॉस थीटा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, यू साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो दिस कम्स आउट लाइक यू कॉस थीटा माइनस जी साइन अल्फा टी। ये एक पहला इक्वेशन रहा होगा, और इस डायरेक्शन में एक एक्स डैश वाला कंपोनेंट भी रहा होगा, और दिस इज गोइंग टू बी यू कॉस थीटा टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर। जब आप बार बार लिखते हो ना तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है और बहुत सारी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो, कुछ स्टेप्स को।
और अगर हम लोग स्टेप स्किप कर सकते हैं तो ये अच्छी बात होती है, उससे अपने को टाइम बचता है, लेकिन रैंडमली नहीं, प्रॉपर्ली। वाई डैश कंपोनेंट की इक्वेशंस आपको कुछ ऐसी मिलती हैं, वी वाई डैश इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस g cos अल्फा t, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपने को, वर्टिकल मींस वाई डैश डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मिलता है, so that comes out to be u sin theta t minus half gt square और g के साथ g cos अल्फा t square। मैंने कहा था इन 4 इक्वेशन को आप यूज करो और अपना आंसर इससे निकाल करके दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी मैं समराइज कर रहा हूँ बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया था, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन में निकला था वो कुछ ऐसा आया था, 2 times u sin थीटा डिवाइड बाई g cos अल्फा, क्योंकि हम लोगों ने इसको कुछ ऐसे भी समझा था कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे, अगर जिस प्लेन पे हम थ्रो कर रहे हैं उसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए होती है u sin थीटा, और परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन चाहिए होता है जो कि g cos अल्फा है। इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग याद रख सकते हैं। फिर रेंज निकालने के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसी बातें की थी, रेंज निकालने के लिए हमको एक्स डेस वाले टर्म पे जाना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ g sin अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ तक स्टोरी कंप्लीट की गई थी। अब टी की वैल्यूज को यहाँ पर रखना था, स्क्वायर भी करना था जैसी जरूरत थी, फिर आर को मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने आपको एज अ होमवर्क बोला था। ऑफ कोर्स थोड़ा सा चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है मैथमेटिकली, और अगर आप डिफरेंशिएट भी ना करो तो आपको मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रीज वगैरह को यूज कर सकते हो, लेकिन आफ्टर सर्टेन कैलकुलेशन अचीवेबल है। क्या कैसे कैलकुलेशन चलेंगे, व्हाट आर दोस कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। आई आल्सो टोल्ड यू टू रियलाइज कि कौन से कांस्टेंट है कौन से वेरिएबल है। You must have realized in this expression u is a constant, the speed by which you can throw the ball is a constant. Theta is something variable, we want it at different thetas and we want to see कि किस theta पर ये ज्यादा दूर गिरने वाला है, so theta is a variable। बाकी alpha constant है क्योंकि inclined plane जो है वो fixed है, तो जब कभी हमको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना तो कांस्टेंट और वेरिएबल का खास ध्यान देना पड़ता है, उसके बेसिस पर हम आंसर कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहो तो इसी रेंज को दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, तो वो दूसरा तरीका भी मैं साथ में डिनोट करता चलता। रेंज अगर अपने को निकालनी है तो, क्योंकि देखो हमारे जो आंसर्स होते हैं ना वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करते कि आपने एक्स एक्सिस किसको माना है, वाई एक्सिस किसको माना है ना। हाँ, उनके कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं कि कौन सा एक्स डेस है कौन सा वाई डेस है, लेकिन जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो एक्स डेस वाई डेस से इंडिपेंडेंट आता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से। सपोज कर लीजिए हमने अगर इसी को, इसको x माना होता और इसको y माना होता, तो मैं y को भी एक बार के लिए प्लॉट करता और देखता कि ये x था आपका और लेट्स से ये y है। इसी फिगर में हम दूसरा भी ड्रॉ कर दे रहे हैं। सो दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट। अगर आप एक्स वाई से वर्क करना चाहते हो तो आप एक्स वाई से भी वर्क कर सकते हो, तो आपको u के 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक x की डायरेक्शन में और एक y की डायरेक्शन में। अच्छा, जब अब आप x की डायरेक्शन में u का कंपोनेंट कर रहे होगे तो आप देखोगे कि u का जो कंपोनेंट x की डायरेक्शन में आएगा उसमें अल्फा प्लस थीटा लगने वाला है, तो ये बनेगा u cos अल्फा प्लस थीटा एज पर अवर नोटेशन, और ये जो कंपोनेंट इधर जाने वाला है दैट इज गोइंग टू बी u sin अल्फा प्लस थीटा, अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्स वाई डायरेक्शन को यूज करते हो तो। और अगर आपने एक्स डेस वाई डेस यूज किया है तो वो तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, isn't it? Now since ये बी पॉइंट पे जहां पर लैंड कर रहा है तो ये अपने लिए आर हो जाएगा। अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर यूज करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं, तो किस तरह की इक्वेशन दिखेंगी। तो किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट लिखना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्यों? क्योंकि हमको पता होता है ना वो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो नहीं रहा होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी u cos थीटा प्लस अल्फा इंटू टी, ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टाइम भी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता कि आप एक्स डेस वाई डेस पे वर्क कर रहे हो या फिर एक्स वाई पे वर्क कर रहे हो।
तो अगर ये यहाँ पे लैंड किया है, ये जीरो टी इक्वल टू टी पर बी पर लैंड किया होगा, टी इक्वल टू 0 से चला था। सो इन केस अगर हम दोनों को एक साथ यूज करना चाहें तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर ये जहाँ पर हिट किया है वहां से अगर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं ये, तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन। कितने टाइम पर? टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम पर। और दिस इज गोइंग टू बी द रेंज विच वी आर वरीड अबाउट, और जिसको हम बाद में मैक्सिमाइज करने की कोशिश करने वाले हैं। तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास एक ये भी तरीका है कि हम इस तरह से रेंज निकाल सकते हैं। क्या करें कि एक्स कंपोनेंट हम हॉरिजॉन्टल वाला स्टडी कर लें, और उस पर सिंस एक्सेलरेशन होता नहीं है तो ये सिंप्लीफाइड रहता है, तो यहाँ से अपने को आर का एक दूसरा एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आर की जो वैल्यू आएगी वो इस ट्राइंगल से निकाली जा सकती है, इस ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल में अल्फा एंगल लगा हुआ है और ये राइट एंगल्ड है, और हमको ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। तो बेस और हाइपोटेनस को कनेक्ट करना है। तो इन केस अगर आप cos अल्फा को अप्लाई करते हो, cos अल्फा, तो क्या cos अल्फा की वैल्यू x डिवाइड बाई r बन जाएगी? सीम्स लाइक। तो यहाँ से रेंज कितना आ जाएगा? कैन वी से कि जो रेंज की वैल्यू आएगी वो x डिवाइड बाई cos अल्फा आ जाएगी। अच्छा, ये x का मतलब क्या है? x का मतलब ये है जब टाइम कैपिटल टी हो जाता है। सो हमारे पास रेंज का एक दूसरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, u cos थीटा प्लस अल्फा इंटू टी डिवाइड बाई cos अल्फा। मैंने जो इतना एक्स्ट्रा लिखा है अभी, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आप समझ जाओगे जब दोनों एक्सप्रेशन आप टी के आर के देखोगे। आप देखो, एक ये आर का एक्सप्रेशन है और एक ये आर का एक्सप्रेशन है। दोनों में हमको टी सब्स्टिट्यूट करना, टी हमको मिल चुका है। कौन सा इजियर जाता नजर आ रहा है रिलेटिवली? आप देखोगे सेकंड वाले में केवल एक ही टी रखना है अपने को, इसमें जबकि टी रखना है, टी का स्क्वायर करना, सिंप्लीफाई करना है, और ये ऑलरेडी काफी कुछ सिंप्लीफाइड है। तो हम इस तरह से भी पार्शियली एक्स वाई कोऑर्डिनेट को हैंडल करके भी हम रेंज के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि रेंज का मतलब ये इंक्लाइंड लेंथ अपने को बतानी थी। आपने लिखा है बट हियर देयर इज एक्सेलरेशन इन एक्स नो। ये एक्स हमारा हॉरिजॉन्टल वाला एक्स है। जब हम लोग एक्स वाई बोल रहे हैं तो एक्स हमारा हॉरिजॉन्टल है। ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउन होता है। अगर उसको हम कंपोनेंट भी करेंगे ना तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वर्टिकली डाउन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल। सो एक्स डायरेक्शन में जी का कोई कंपोनेंट नहीं आता है। और वैसे भी देखो, ये 90 डिग्री है, अगर कोई कंपोनेंट आएगा तो जी cos 90 आएगा। cos 90 0 होता है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ, इंक्लाइंड पर जाते हैं तो फिर ये एक्स डायरेक्शन नहीं है और ये वाई डायरेक्शन नहीं है, तो फिर इन दोनों में एक्सेलरेशन आते हैं। इसीलिए ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि ये इजी है, क्योंकि इसमें हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म नहीं आता है। और फिर इसके बाद ये ट्राइंगल का यूज कर लो, अल्फा का यूज कर लो, आर बता दो। दैट्स अनदर वे टू गेट आर। अगर कभी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन में देता है, सो आइदर यू कैन वर्क कंप्लीटली इन एक्स डेज वाई डेज सिस्टम, और फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर यू कैन जंप ऑन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप यहाँ पर टी की वैल्यू रख करके आर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, यहाँ पर टी की वैल्यू रख करके आर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। दोनों से अपने को सेम आंसर आने वाले, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन। आप देखोगे इन दोनों, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही चीज को बता रहे हैं, बट देखने में ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये दो टर्म्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट्स ऑल। अब आपके ऊपर है, आप इससे भी इसको प्रूफ कर सकते हो, इससे भी इसको प्रूफ कर सकते हो। अगेन हम लोग चाहेंगे कि हमारे लिए इजीएस्ट वे मिले, सिंपलेस्ट रहे, कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। तो अगर हम कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना चाहेंगे तो एक बार के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको यूज कर रहे होंगे तो टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो रेंज का एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, और फिर उसको मैक्सिमाइज करने की बात करेंगे। तो ये वाला पोर्शन आप कॉपी कर लो, और अभी हम लोग आर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और कोई कंसर्न हो तो जरूर पूछिए, इसलिए मैं वेट कर ले रहा हूँ। आपने कहा आई डिडंट गेट हाउ देयर इज कंपोनेंट ऑफ जी इन एक्स डेज एंड नॉट इन द एक्स, बिकॉज लेट्स से आफ्टर थ्रोइंग फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन एट थीटा, it will be exactly similar to throw the object from the horizontal plane at an angle alpha plus theta. Yes. तो अब
आपको अभी तक जो भी आपने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, दोनों का कंसर्न इस बात पर है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्यों नहीं है। तो इसका आंसर तो आपके पास बहुत पहले से भी एग्जिस्ट करता है। बहुत पहले से इसलिए एग्जिस्ट करता है, आपने जब सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो क्या हम लोगों ने एक्स डायरेक्शन में इक्वेशंस लिखी थी? क्या वहां पर हम लोगों ने ए एक्स को 0 बोला था? क्या वहां पर हम लोगों ने ए वाई को -g बोला था? सो हम लोग ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, एक्सेलरेशन केवल वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्यों आ रहा है। आपको फिर ये समझना है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल में नहीं होता है तो फिर इंक्लाइंड प्लेन में क्यों आया, इंक्लाइंड प्लेन के दोनों डायरेक्शन में क्यों आया। वो इसलिए आया क्योंकि ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर के हम कंपोनेंट कर सकते हैं, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इनके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हो और ये रिजल्टेंट बन के रहे। आप देखोगे जी का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि जी वाई डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन है, और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं आता है, बल्कि उसके बीच में कहीं रह सकता है, एक्स के क्लोज जाएगा लेकिन एक्स पर नहीं जाएगा। इसलिए जब हम इंक्लाइंड प्लेन पे वर्क कर रहे थे तो इंक्लाइंड के अलोंग भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन था, उसके परपेंडिकुलर भी था। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल में वर्क कर रहे होते तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। हाँ, प्रीवियस वाली स्टोरी में हमने पूरा स्टोरी एक्स और वाई के टर्म में क्यों नहीं हैंडल की, उसके पीछे वजह थी। वजह ये थी कि हमको ये ए बी डिस्टेंस निकालनी थी। अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सॉल्व करते रहते तो हमको ये नहीं पता चलता कि लैंड कहाँ पर कर रहे हैं। तो फिर उसके लिए हम दूसरा एक काम कर सकते थे, जैसे ये एक्स निकाला वैसे ये वाई निकालते, फिर ये जो पॉइंट आता फिर उसको रेंज बोल सकते थे, तो एक्स वाई में उस तरह से जा सकते थे, तो हमको ये कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर पहले तो अपने को एक फ्रेम चूज करना होता है कि कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम आप चूज कर रहे हो, उसके बेसिस पर अपने एक्सेलरेशन को डिवाइड करना होता है। और एक चीज आपको ब्रेन पे रखनी है कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल और केवल एक ही एक्सेलरेशन है जिसका नाम जी है, और वो नीचे की तरफ रहता है। अगर हम इसको यूज करेंगे तो फिर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यूज करेंगे, अगर किसी एंगल पर जा रहे होंगे तो फिर इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। आधा इसको हमने सॉल्व किया एक्स डेस वाई डेस कोऑर्डिनेट में, और ये थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया एक्स वाई का, जस्ट टू मेक द इक्वेशन ऑफ आर सिंपलर। और अगर आप ये बिल्कुल नहीं यूज करते हो तो ये अपना आंसर दे देगा। आप पूरा का पूरा एक्स वाई में करते हो, वहां से भी आंसर आएगा। लेवल ऑफ कॉम्प्लिसिटी विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एट दिस स्टेज यू मे नॉट बी एबल टू डिसाइड कि कौन सा इजी जाएगा कौन सा टफ जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको आइडिया देता हूँ, मैं जिस तरह से चलता हूँ उसको आपको फॉलो करने का। Over the time, you will be trying both of the cases. Then you will find कि yes, this is easy. That is a bit challenging. Okay, then you are reading. So there won't be acceleration. It is thrown from alpha plus theta from the horizontal plane, right? आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई भी एंगल से थ्रो करो, चाहे वो थीटा हो, चाहे थीटा प्लस अल्फा हो, चाहे थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा हो, कोई भी एंगल क्यों ना हो, एज लॉन्ग एज वो 90 नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी एक्सेलरेशन नहीं आता है। सो हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन वो एंगल से डिपेंड नहीं करता है, आप किस एंगल पर थ्रो करते हो, हॉरिजॉन्टल में कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। सो ये छोटे से पॉइंट को पहले आप डाइजेस्ट करो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, एंड वी हैव यूज्ड इन एन नंबर ऑफ वेज। इससे पहले जो वर्टिकल मोशन में भी यूज किया था, सिंपल प्रोजेक्टाइल में भी यूज किया था। आपको याद है वो प्रोजेक्ट प्लेन वाला केस जो बताया था, तो बोला था कि ये सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ये इसी पार्टिकल को किसी इंक्लाइंड प्लेन पे ले जाना हो तो फिर वहां पर जी अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी का कोई रोल नहीं होता है, उसका थीटा और अल्फा से कोई कनेक्शन नहीं है। अल्फा इज कांस्टेंट एयर, यस, अल्फा को हम लोग कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तभी मतलब ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहा, प्लेन इज नॉट मूविंग। सो अल्फा इज अ कांस्टेंट, यूज अ कांस्टेंट, ओनली थीटा इज अ वेरिएबल। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स में आपके लिए सॉल्व करता हूँ, आपको ध्यान देना चाहिए। और आर को अगर हम ये यूज करते तो अपने को ये पता चला, तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं तो आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगी। आर मैक्स और मैक्सिमम रेंज,
मैक्सिमम रेंज इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो हम लोग अभी भी इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं। सिंस अपने को पता चला कि आर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, और उससे पहले जो लिखा था वो दो टर्म्स में लिखा था, दोनों एक ही चीजें लिखी हुई हैं। एक बार इधर चेक करते हैं, ये ना, यू कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू टी डिवाइड बाई कॉस अल्फा। अच्छा, टी की वैल्यू ये होती है, ये भी पता है अपने को। एंड टी इज नोन टू अस एज 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। इसके बाद आप देखोगे कि अगर हम टी को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो आर को और भी डिटेल फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो डिटेल फॉर्म आएगा u cos थीटा प्लस अल्फा into this will become 2u sin theta divided by g cos alpha, और यहाँ पर भी एक cos alpha चल रहा था। आपको थोड़ी मैथ्स की जरूरत पड़ेगी तो मैथ्स को हम लोग यहाँ पर यूज करते रहेंगे। अपने को याद रखना कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। ऑफ कोर्स आप सिंप्लीफिकेशन डिफरेंशिएशन को अवॉइड करोगे तो और अच्छी बात है। तो ये अपना कुछ ऐसा बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, 2 आ रहा है, यू स्क्वायर आ रहा है जो कि कांस्टेंट है, और साइन थीटा आ रहा है, कॉस अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा आ रहा है, डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है। तो अगर आप चाहो तो रेंज का फॉर्मूला याद रखना, जो लास्ट क्लास में आप बोल रहे थे कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये रेंज का फॉर्मूला है। तो आप इसको याद रख सकते हो। अगर अल्फा थीटा यू दे देगा तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हो। ये तो अभी आर है, अभी आपको मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, अगर इसको हमको मैक्सिमाइज करना है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यू स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, जी कॉस स्क्वायर अल्फा जो है वो भी कांस्टेंट है, और ये 2 साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा अपने को पता है, मैंने 2 को इसके साथ एसोसिएट कर दिया है। क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि आर की अगर मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए तो इस ब्रैकेट की मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए होगी, और अगर आप इस ब्रैकेट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के आ जाते हो तो आपका काम हो जाएगा, आर का मैक्सिमम आ जाएगा। अच्छा, इस ब्रैकेट में 2 कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल, अल्फा कांस्टेंट है। तो अब चाहो तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सिंप्लीफाई कर लो। ये 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, तो क्या आपको पता है 2 साइन ए कॉस बी को हम लोग कुछ तरह से एक्सपेंड भी कर सकते हैं, पता होना चाहिए। जब कभी आपको 2 साइन ए कॉस बी लिखा जो मिले तो इसका एक कुछ फॉर्मूला होता है, वो अपने को रिकॉल करना है। अगर आपको रिकॉल आ रहा है तो आप बता सकते हो। साइन ए कॉस बी हमको तब मिलता है जब हम साइन को यूज करते हैं। तो साइन ए प्लस बी अगर आप यूज करते हो तो आपको मिलता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर एक माइनस लगा लो, फिर आप लगाओगे साइन ए माइनस बी, ऐसे ही कुछ करते हो क्या मैथ्स में। हाँ, तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपको क्या करेगा, अगर आपने माइनस बीच में लगाया है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर वो दूसरा वाला आएगा तो हम प्लस लगा लेंगे। यस, तो साइन ए कॉस बी मिलकर के 2 साइन ए कॉस बी बचेगा, और बाकी जो कॉस ए साइन बी वाला टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा। इस चीज को यूज करना चाहते हैं हम लोग, तो अभी ये मैक्सिमम वाला वर्ड हटा देते हैं, बाद में लगा लेंगे, और अभी सिंप्लीफाइड वर्जन पे लाते हैं इसको। तो ये बनेगा हमारे लिए यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं। ए का मतलब हमारे पास थीटा है और बी का मतलब हमारे पास अल्फा प्लस थीटा है। तो क्या ये बनेगा हमारे पास साइन ए प्लस बी, दैट मीन्स 2 थीटा प्लस अल्फा, माइनस साइन सॉरी प्लस वाई माइनस, इसे प्लस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब हुआ दिस माइनस दिस, दैट मीन्स थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा। तो आप देखोगे कि थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा करोगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा आ जाएगा। सो आर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर
और जिस तरह से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं ना, बिलीव में ये सिंपलेस्ट तरीका है। बाकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके मिलेंगे आपको, और आपने ट्राई किया होगा तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि कितना कॉम्प्लिकेशन ये जा सकता है। तो ये बना हमारे पास साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, और ये माइनस अल्फा होगा तो माइनस साइन अल्फा लिख सकते हैं इसको। आप चाहो तो रेंज का ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। सो रेंज, अभी तो हम लोग रेंज पर हैं, मैक्सिमाइज तो किया ही नहीं है। सो आप रेंज को इस तरह से भी याद रख सकते हो जब कभी इंक्लाइंड प्लेन की बात चल रही हो तो। इन सभी को कभी भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए अल्फा 0 हो जाए, अल्फा 0 हो जाए तो ये प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल के आंसर आ जाएंगे होंगे वो सारे आंसर हमारे वैलिड होंगे जब अल्फा को हम 0 कर देंगे। तो जैसे आप इसको अल्फा को 0 करोगे तो आप देखोगे ये टर्म कैसा हो जाएगा 0, और ये बनेगा साइन 2 थीटा, और ये बनेगा cos 0 1 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और आपको याद होगा कि प्लेन केस में जो रेंज आता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आता था। वो किसी भी स्टेज पर आप वेरीफाई कर सकते हो, अल्फा को 0 करने से हॉरिजॉन्टल वाला केस आ जाएगा। एनीवे अभी तक हम लोग मैक्सिमाइज नहीं कर पाए, अब मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने को पता है कि अगर हमको इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब हुआ ब्रैकेट को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि बाहर जो लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है। अच्छा, अब थोड़ा सा और अटेंशन पे करेंगे। जब हम लोग अटेंशन पे करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि अल्फा तो कांस्टेंट था, तो साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, तो इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हो। और ये नंबर प्लस में लिखा हुआ है तो इसको मैक्सिमाइज करने का, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमको ये नंबर मैक्सिमाइज करना चाहिए? और ये तो साइन का नंबर है ना, साइन का नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो क्या यहाँ से हम ऐसा कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये चाहेंगे कि साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चले हमको, और हम लोग जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। अच्छा, ये 1 कब होती है? ये 1 तभी होती है जब ये 2 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री, π/2। इसका मतलब है थीटा कितना हो जाएगा? तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो पहले आप 2 थीटा निकालो, फिर थीटा निकालो। तो जब थीटा आप निकालोगे तो π/2 को डिवाइड करोगे 2 से तो π/4 हो जाएगा, माइनस अल्फा/2 हो जाएगा। ये अपना फाइनल रिजल्ट आ रहा है। ये बताएगा कि किस एंगल पर आपको थ्रो करना चाहिए। जिस एंगल पर थ्रो करने से यू विल अचीव मैक्सिमम रेंज, एंड हाउ मच दैट आर मैक्स इज गोइंग टू बी। तो यहाँ से हम लोग आर मैक्स भी पता कर लेते हैं। तो जो आर मैक्स आता है दैट बिकम्स यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। अच्छा, ये कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर को चाहे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगेन ऐसा क्यों लिख रहे हैं? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 1 माइनस साइन अल्फा आ रहा है। देन यू विल फाइंड कि इसको 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 और 1 स्क्वायर बराबर होते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो अपने को मिलेगा यू स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन अल्फा। डाउन साइड यू विल फाइंड जी 1 माइनस। अब देखोगे कि अल्फा 90 डिग्री नहीं है, अल्फा 90 डिग्री नहीं है, तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ से आपको एक आर का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिलेगा जो मैक्सिमम के बारे में बता रहा होगा, एंड इट्स गोइंग टू बी यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी टाइम्स 1 प्लस साइन अल्फा। इसका मतलब है कि जो आर मैक्स की वैल्यू होती है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि वो इस बात पे डिपेंड करती है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है। प्रोजेक्शन का एंगल हम लोग पहले पता कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे ये सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये जो ब्रैकेट में दो टर्म्स लिखे गए हैं, दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनको याद रखोगे तो क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली बता दोगे। आपसे पूछेगा किस एंगल के लिए मैक्सिमम रेंज जाएगा, तो 45 माइनस अल्फा/2 बोलेंगे। सो दिस शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और कहाँ से मेजर किया जा रहा है? इंक्लाइंड प्लेन से। और कितना मैक्सिमम रेंज अचीव करेगा? यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। ओके, कॉपी कर लीजिए, फिर आपके कंसर्न्स जो आ रहे हैं तो बताइए।
और उसको फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन को अवॉइड किया है क्योंकि डिफरेंशिएशन करना आपने ट्राई किया होगा घर में, काफी कॉम्प्लिकेटेड गया होगा। और अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड रखोगे, मैथ्स को यूज करोगे और मैथ्स आपको आती होगी तो डेफिनेटली आंसर तक पहुंचोगे, बट इट विल टेक लॉट मोर एफर्ट्स। आपने कुछ लिखा है, इफ वी कैन चेंज बोथ अल्फा एंड थीटा हाउ विल इट मैक्स। तो वो अलग अलग अल्फा के लिए अलग अलग थीटा आपको पड़ेगा। तो एक अल्फा के लिए कितना थीटा आना चाहिए वो ये बता रहे हैं। अब आपको अल्फा बदलना चाहो बदल सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग थीटा भी हमारा बदल जाएगा। सो थीटा डिपेंड्स ऑन अल्फा। दैट मीन्स अगर आपको मैक्सिमम रेंज पता करनी है इंक्लाइंड प्लेन पर, तो आपको ये पता करना होगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है। अगर अल्फा 0 हो जाए तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बन जाएगा, तो एंगल ऑफ थ्रो कितना आएगा हमारे लिए? 45 माइनस 0, दैट मीन्स 45 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर मिलता है। ओके और अल्फा अगर 90 डिग्री कर लोगे तो लिमिटिंग केस में आप देखोगे कि फिर आपको 0 डिग्री पे थ्रो करना होगा, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल थ्रो करना होगा। और यहाँ से आर निकाल सकते हैं। आपने लिखा है, कैन आई एक्स समराइज फ्रॉम सेकेंड लास्ट स्टेप? ओके श्योर। सो अभी इसमें जो हेडिंग हम लोगों ने लिखा था आर मैक्स, तो पहले आर को सिंप्लीफाई किया गया, ये एक आर निकाला, फिर टी के साथ मल्टीप्लाई किया, ये सिंपलेस्ट तरीका था। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर आया, फिर ये इस तरह से आ गया, अच्छा लगने लगा। फिर अपने को ये फॉर्मूला याद आ गया, 2 sin a cos b, आप लोगों ने याद दिलाया, इसको लगाया तो फिर ये दो टर्म अलग हो गए। क्यों मैंने टर्म अलग किए, क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम दोनों को एक साथ देख रहे थे ना, तो थीटा 2 टर्म्स में आ रहा था और हमको मैक्सिमाइज करना था, तो हम साइन को मैक्सिमाइज करें, कॉस को मैक्सिमाइज करें, किसको करें, इशू था। और जब आपने ये फॉर्मूला लगाया ना, तो थीटा सेग्रीगेट हो गया, थीटा एक तरफ हो गया, बाकी सारे कांस्टेंट हो गए। और अगर एक ही फंक्शन में थीटा आ गया तो हमारी लाइफ आसान हो गई, और हम बोलेंगे इसका मैक्सिमम मतलब, इसका मैक्सिमम मतलब 1। और जैसे ये 1 बोला तो ये अपने थीटा पता चल गया। फिर इसके बाद में हमने इसी की वैल्यू को 1 रख दिया, तो ये जो पूरा नंबर था उसको 1 बोल दिया। तो ये ब्रैकेट में हमारे पास बना 1 बचा, 1 माइनस साइन अल्फा। अच्छा, नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा था, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। 1 को 1 स्क्वायर कभी भी ट्रीट कर सकते हो, तो दिस इज लाइक a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट विल बी रिटन एज a माइनस b a प्लस b। और फिर इसके बाद आप देखोगे कि a माइनस b वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस b वाला टर्म बचेगा, दैट मीन्स 1 प्लस साइन अल्फा बचेगा और u स्क्वायर बचेगा। तो इस तरह से अपने को एक एक्सप्रेशन मिल जाता है। इधर अगर हम वापस आते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आपको r को मैक्सिमाइज करना है तो ये थीटा कितना होना चाहिए, तो थीटा पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। और तो इसीलिए अपने को याद रखना आता है। तो आपको अल्फा दे करके थीटा आपसे पूछ लेगा और आप उसका आंसर बता सकते हो। सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन ऑन दैट, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल, लेट्स से आपको बोलता है कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, और लेट्स से कि ये एंगल अपने को दिया गया है 30 डिग्री। From here you are projecting a particle. The speed of the particle is 20 meter per second and it's going to land somewhere. You want to measure this theta, और थीटा को हम कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। लेट्स अपना नोटेशन लेके चलते हैं यहाँ से। थीटा आपको नहीं बताया गया, क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड maximum range on the inclined plane and also find angle theta for this R max। यानी इस आर मैक्स को अचीव करने के लिए आपको कितना थीटा पे थ्रो करना पड़ेगा ये बताना है।
और कितना आर मैक्स जाएगा, दैट मीन्स अगर ए से थ्रो किया गया तो ए से बी की जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ये अपने को बताना है। कॉपी कर लीजिए। आई एम पॉजिंग फॉर अ मिनट, यू नीड टू सॉल्व एंड ट्राई टू गिव आंसर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी डिड जस्ट अहेड और जस्ट बिफोर ऑफ इट। आपने बोला 30 डिग्रीज एंगल पे आर मैक्स की वैल्यू 80/3 बताई गई है। ओके, लेट्स वेट। 80/3 अप्रॉक्स। ओके, एट्टी बाई थ्री इज आर मैक्स। सो आपको उतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी जितनी कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पे की है, ये सारा या फिर इससे पहले वाली स्टोरीज। नो, दैट इज टू अंडरस्टैंड। once you have understood, you need to use the final result, but make sure कि आप क्वेश्चन को समझ जाते हो कि वही पूछ रहा है जो आप निकालना चाह रहे हो। सो क्या बोलने वाले हम लोग, कुछ ऐसा बोलेंगे कि फॉर आर मैक्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन वी नो कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, π/4 माइनस α/2 होती है। सो थीटा मस्ट बी इक्वल टू π/4 माइनस α/2। डू वी नो अल्फा? Then you say yes, alpha is known to us. That is 30 degree as per our notation. क्या U पता है? Yes, 20 meter per second. So these numbers are known to us. G अपने को पता रहता है. G को 10 लेने का. G को 10 लेने का, right? So थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा की वैल्यू π/4 को आप चाहो तो 45 डिग्री लिख लो अगर डिग्रीज में वर्क करना पसंद करते हो। ये 30/2 है। देखो अगर आप इसको 30 लिख रहे हो अल्फा को ना, तो पाई को रेडियन से डिग्रीज में लाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये π/4 है और ये 30/2 है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आप डिग्री लगा रहे हो, एक बार आप रेडियन लगा रहे हो, नहीं चलेगा। आइदर यू राइट एवरीथिंग इन रेडियन और एवरीथिंग इन डिग्री। तो डिग्री पे आपको अच्छा लगता है तो आप डिग्री पे वर्क कर सकते हो। ये आएगा 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। सो थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 30 डिग्री, और लेटर ऑन यू कैन कन्वर्ट इट लाइक π/6 रेडियन। सो इसका मतलब है कि π/6 रेडियन होगा, या फिर 30 डिग्री पर आपको थ्रो करना पड़ेगा। कहाँ से मेजर कर रहे हैं? इंक्लाइंड प्लेन से मेजर कर रहे हैं। कई बार वो छोटी सी लाइन बदल देगा, अपने को केयरफुली पढ़ना है। ऐसा बोल देगा कि बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पर थ्रो करना चाहिए। सो अगर वो हॉरिजॉन्टल से पूछेगा तो फिर हमको ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, तो हम 60 डिग्री बोल देंगे। सो यू नीड टू रीड कि हम थीटा किस तरह से मेजर कर रहे हैं। वी आर मेजरिंग थीटा फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, and if question asks from the horizontal, change it accordingly. Okay, so 30 degrees is absolutely correct answer. फिर अपने को r max पता करना है। Also you know that what कि r max की एक वैल्यू निकल के आई थी। क्या निकल के आई थी? u square divided by g1 plus sin alpha. It's a simple, isn't it? Seems to be. u square का मतलब हुआ 20 का स्क्वायर, that is 400. g का मतलब हुआ 10, 1 plus sin alpha. alpha का मतलब था 30 डिग्री, sin 30 डिग्री हाफ होती है। तो इस हाफ को आप सिंप्लीफाई करोगे 3/2 होगा, तो ये 80/3 नजर आ रहा है। 80/3 मीटर। 4 ऑप्शन होगा, एक 80/3 मीटर होगा, उसको मार्क कर दोगे और डेसिमल्स में लिख सकते हो। और जी को आप 10 लेकर के अपना आंसर निकाल लोगे। फिर ऑप्शंस में अगर सपोज कर लिए ऑप्शंस बहुत पास पास हैं, बहुत पास पास हैं, और जी के बारे में 10 लेने को नहीं बोला है, तो फिर 9.8 लेंगे। अदरवाइज हम यहाँ से अपना आंसर दे देंगे। सो दैट्स मैक्सिमम रेंज, दैट्स द एप्रोप्रिएट एंगल यू नीड टू थ्रो एट, और अपने को आंसर मिल जाएगा। सो अब देखो ना कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे लिए कितना है, बहुत छोटा सा है। सोल्यूशन इज नॉट डिफिकल्ट और नॉट टफ, बट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज कमिंग इज इम्पोर्टेंट, और वही चैलेंजिंग होता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेंज व्हिच इज मैक्स और अदर स्टफ। और इस पे ये जो रेंज का एक्सप्रेशन है, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, या फिर इसको याद रख सकते हो, किसी को याद रख सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं याद रखना है तो अपने पास ये इक्वेशन है, इसको याद रख सकते हो, या फिर ये याद रख सकते हो। तो जनरली वो मैक्स के बारे में बात करेगा तो हम बता देंगे। सो हम लोगों ने डाउन साइड से थ्रो किया और कितना मैक्सिमम जाता है ये पढ़ लिया। अब एक दूसरा चैलेंज हमारे पास है कि अगर हम किसी हाइट पर पाए जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास फुटबॉल है, हम इसको किक करना चाहते हैं,
और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम डाउन साइड चला जाए, मैक्सिमम रेंज पर जाए, या फिर उसकी इक्वेशन में हम कितना टाइम ऑफ फ्लाइट या वगैरह निकालना चाहते हैं। सो डाउनवर्ड थ्रोइंग को कैसे डील करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो अपवर्ड थ्रोइंग, डाउनवर्ड थ्रोइंग दोनों अपने को मिल जाएगी, अपना काम हो जाएगा। उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपने कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना बनता है। The formula for R max signifies that it is not dependent on theta, but we clearly know that R varies with theta. Yes, we know R varies with theta, and then if you look at carefully, R varies with theta. Now, since we are talking about R max, so R max is going to occur for a particular theta. इसका मतलब वो थीटा आपको पता चल चुका है, तो अपने को थीटा पता चल चुका है, तो आपने क्या किया, थीटा को रिप्लेस कर दिया किसके टर्म में, अल्फा के टर्म में। जब आपने थीटा को अल्फा के टर्म में रिप्लेस कर दिया, इसलिए फाइनल एक्सप्रेशन में थीटा नहीं दिखता है। जैसे हॉरिजॉन्टल केस में आपने आर मैक्स में थीटा को कितना यूज कर लिया था, 45। सो आर डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन थीटा, बट सिंस आर मैक्स इज अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो वो किसी एक थीटा पर रहा होगा। कौन सा थीटा, वो थीटा अपने को नोन है, इसलिए उसके एक्सप्रेशन पे थीटा नजर नहीं आएगा। आप जानते हो ना, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो उस वेरिएबल की वैल्यू रख देते हैं, तो वो वेरिएबल बाद में दिखता नहीं है, इसलिए इसमें थीटा नजर नहीं आएगा। और इसका मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा आर थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, आर हमारा थीटा पे डिपेंड करता है। और ये जो आर मैक्स है वो किस थीटा पर आई है, वो इस थीटा पर आई है। Then you have written, I am rephrasing my previous doubt according to this question. So if thrown from 60 degrees from horizontal, there is no G component in X, but there is G component, there is G when thrown 30 degrees from inclined. Ah. You are missing something, still you are missing something. What you are missing is this. देखो, अगर आप इसको थ्रो कर रहे हो तो कितने पर थ्रो कर रहे हो, 60 डिग्री पे थ्रो कर रहे हो, तो कैस के लिए एक्स का कोई एक्सेलरेशन है, एक्स डायरेक्शन इज दिस, इस डायरेक्शन का मैंने एक्स डेस देखा बोला है, दोनों का अंतर है। जब हम एक्स डेस बोलते हैं उसका दूसरा मीनिंग है, एक्स का बोलते हैं दूसरा मीनिंग है। सो आप इसको 30 डिग्री पर थ्रो करोगे या फिर 60 डिग्री पे थ्रो करो या 90 डिग्री पे थ्रो करो, ये कंपोनेंट एक्सेलरेशन 0 रहेगा, जबकि ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा रहेगा। तो जो हमारे जो एक्सेलरेशंस होते हैं वो एंगल ऑफ थ्रो पे डिपेंड नहीं करते हैं। सो प्रोबेबली आप ये एक्स डेस और एक्स को मर्ज कर रहे हो, एक्स मींस हॉरिजॉन्टल और एक्स डेस मींस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल, so horizontal component of acceleration will always be 0 for all thetas. Both cases are not same. No, this x case is a different story, this x days case is a different story. Okay, so अब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करके एक बार और पढ़ लेते हैं, तो ये इंक्लाइंड प्लेन भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। और ये मोस्ट चैलेंजिंग वाला पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, बाकी इससे पहले वाले सारे इजियर हैं और ये लास्ट भी है। तो हम लोगों ने कुछ हेडिंग रखी होगी, क्या लिखी थी, मैक्स रेंज, उससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन ही डाला था, ठीक है। और तो इसको हम लोग कुछ ऐसा हेडिंग लिख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन downwards an inclined plane. तो एक इंक्लाइंड प्लेन के डाउनवर्ड्स की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो पढ़ा है वो अपवर्ड्स के लिए था। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने एच के बारे में बात नहीं की है। हाँ, और एच का मतलब आपको समझना होगा केयरफुली। आपने लिखा है सर एच मैक्स एच ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विल बी दिस। देखो क्या होगा ना, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया। देखो इसने पूछा है कि एच, अगर आपसे मैक्सिमम हाइट के बारे में पूछेगा तो आप ये ओरिजिनल पिक्चर पर आओगे पहले।
और पहले उसके क्वेश्चन को पढ़ोगे कि वो क्या पूछना चाहता है। दो तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक तो आपसे ऐसा पूछेगा, बताइए मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से कितनी है, हॉरिजॉन्टल से कितनी है, हॉरिजॉन्टल से। तो जब आपसे हॉरिजॉन्टल से पूछेगा तो आपको ये वाला y मैक्सिमाइज करना है। और ध्यान में ये रखना है कि इस y के आगे हमारा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमको सिंपली ये देखना है कि इसका पीक पहले आ चुका है या अभी आना बाकी है। अगर पीक पहले आ चुका है तो जो पीक वाला होगा वही मैक्स हो जाएगा, और अगर पीक आना बाकी होगा तो फिर जहां तक आप पहुंचे हो वो लास्ट वाला मैक्सिमम हो जाएगा। और या फिर पीक है ना, तो दो ही केस हो सकते हैं। या तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो आ चुका होगा, तो जो आ चुका होगा वही मैक्स हो जाएगा। तो ओरिजिनल वाली फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थीटा का मतलब फिर हॉरिजॉन्टल से टोटल एंगल लिखेंगे, टोटल एंगल का मतलब अल्फा प्लस थीटा। और अगर पीक आना बाकी होगा अभी भी, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि इसका मतलब है ये ऐसे जा रहा है तो फिर यही हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल से पूछता है तो हम पुराने रूल्स को लगाएंगे जो पुराने जानते थे। हाँ, कई बार आपसे ऐसा पूछेगा, इंक्लाइन प्लेन से कितना वर्टिकल, इंक्लाइन प्लेन से कितना परपेंडिकुलर हाइट गया हुआ है, तो फिर आपसे ये पूछना चाहेगा इसके बारे में। और इसके बारे में पता करने का मतलब वाई डेज की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। तो जब हम वाई डेज की वैल्यू मैक्सिमाइज कर रहे होंगे तो यहाँ पे ख्याल रखना है ये हमारा वाई डेज है, और इस वाई डेज को हमने को मैक्सिमाइज करना है। नो, यहाँ पर ये जो वाई डेज है मैक्सिमम वाला वो सिमेट्रिकल नहीं भी हो सकता है, इनफैक्ट होगा ही नहीं। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर ये टी गया है तो ये अपना मैक्सिमम t/2 पे जाएगा, ऐसा कहना गलत हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको पता है कि ये y है, y डैश है, हम लोग क्या करेंगे इस y डैश को मैक्सिमाइज करेंगे। अगर इसको मैक्सिमाइज कर रहे हो तो फिर ये आंसर तो वही लेके आ जाएगा, u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। यस, हाँ कह सकते हो, फिर चलेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करेंगे। इसको जब मैक्सिमाइज करोगे तो इसको dy डैश अपॉन y डैश अपॉन dt को 0 करोगे तो वहां से अपने को टाइम पता चल जाएगा। उस टाइम को बाद में इस पे डंप कर देंगे तो अपने को y डैश पता चल जाएगा। दैट मीन्स ये हाइट कितनी मैक्सिमम होगी वो पता चल जाएगा। बाय द वे यहाँ पाओगे कि ये भी t/2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2t होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा आ रहा है, और टाइम पीरियड हमारा 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा आ गया। तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आधा हो जाएगा, लेकिन फिर ये डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आधा नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं कि ये मिड पॉइंट हो। पॉइंट इज कि ये इसमें जो ये ग्राफ होता है ये सिमेट्रिकल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिमेट्रिकल ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, तो ग्रेविटी ऐसा होता है तो सिमेट्रिकल होता है। तो सारे क्वेश्चंस को देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 0 करेंगे, टी की वैल्यू वापस रखेंगे, वाई डैश पता चल जाएगा, और फिर अपने को पता चल जाएगा ये कितना हाइट पे गया। सो उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल सकते हैं और बता सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल से निकालने के लिए सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल पता करो, और इसके लिए ये मैं थोड़ा सा और एलिबरेट कर देता हूँ तो ये पॉइंट आपके लिए समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है ना कि जो सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल है वो ये है, और ये जो है सिमेट्रिकल है। दैट मीन्स ये भी r/2 निकला था और ये भी r/2 निकला था, तो डिस्टेंस वाइज सिमेट्रिकल था। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट चल रही थी। तो जितना टाइम इसको फर्स्ट हाफ में लगा उतना टाइम सेकेंड हाफ में लगा, तो इसलिए बराबर बराबर डिस्टेंस कवर की। लेकिन जब आप इंक्लाइन प्लेन पर होगे ना तो ये इसी का पार्ट चल रहा होगा कुछ ऐसा। तो जो मिड टाइम आएगा, मिड टाइम लेट से यहाँ पर आता है, तो मिड टाइम पर ऐसा जरूरी नहीं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाए। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये रिटार्ड हो रहा है। रिटार्ड हो रहा है तो पहले वाली डिस्टेंस जो होगी ना वो ज्यादा रही होगी, और बाद वाली डिस्टेंस जो होगी वो कम हो जाएगी। तो कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये हमारा मिड पॉइंट वाला पॉइंट था और ये x1 डिस्टेंस है, ये x2 डिस्टेंस है, तो क्या ये बराबर होंगे या कौन सा बड़ा होगा। तो उसके हम आंसर फिर लॉजिक से देने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, पहले अभी इंक्लाइंड प्लेन का डाउन साइड वाला मोशन देख लेते हैं, फिर इस तरह से लॉजिक वाले क्वेश्चन देने के को भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे, और हम समझ पाएंगे कि कौन से बराबर पॉइंट पर है, कौन सा कम टाइम लगेगा, कौन सा ज्यादा टाइम लगेगा। सो हाइट निकालने के लिए अपने को बस ये देखना है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, कौन सी हाइट के बारे में बात कर रहा है, उसी के फ्रेम पर जाकर के वर्क करेंगे। एक एग्जांपल भी डील कर लेंगे। सो अभी के लिए फिलहाल हम इस पर वापस आते हैं।
ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत आसान भी है। आसान अगर आपको पिछला समझ में आ गया तो हम बहुत जल्दी इसको फिनिश कर ले जाएंगे, और अदरवाइज हमको पूरा फिर से करना पड़ेगा। देखो लेट्स से कि हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसको कि अल्फा पर है, और आप यहाँ पर कहीं पाए गए थे, ये ए पॉइंट है, और यहाँ से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया हुआ है, मे बी लाइक ऐसे थ्रो किया, और ये जो इसकी वैल्यू है उसको यू नाम दिया गया, और ये इंक्लाइंड से इसका एंगल कितना है, थीटा है। हम लोग एंगल थीटा इंक्लाइंड से ही पढ़ रहे हैं, तो इसका फ्यूचर क्या है, ये कुछ ऐसे जाएगा और जाने के बाद ऐसे हिट करेगा जाकर कहीं ना कहीं। कहाँ पर हिट कर रहा है, लेट से बी पर हिट कर रहा है जाकर के, तो हमारे लिए ये रेंज होगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट और बाकी सारी कहानी हम पता करेंगे। अभी भी हमारे पास क्या है कि अपने को कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सोचना होगा, जानना होगा, फिर उन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करना होगा। जहां से थ्रो करते हैं उसको हम ओरिजिन पकड़ लेंगे, और इस डायरेक्शन को हम एक्स डैश मानेंगे और इस डायरेक्शन को वाई डैश मानेंगे, एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से। सो वी आर सेइंग कि ये हमारा एक्स डैश है और ये हमारा वाई डैश है। सिंस हम लोग कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बना चुके हैं, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशंस कैसे लग रहे होंगे। एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट मींस ड्यू टू अर्थ है, और अपने को पता है कि अर्थ जो है वो फिक्स्ड है, तो जी में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, तो जी रिमेन्स सेम। इसके कंपोनेंट ऐसे ही बनेंगे जैसे हम लोग बना रहे हैं। आपको याद है ये कौन सा आया था, जी साइन अल्फा आया था, और ये कंपोनेंट कैसा रहेगा, जी कॉस अल्फा रहेगा। अब अगेन आप एक्स डेस मोशन और वाई डेस मोशन को स्टडी करोगे, और फिर इसके बाद उनको सिंप्लीफाई करके अपने आंसर्स की तरफ जाओगे। यू के दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक वाई डैश डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन में। ये कंपोनेंट थीटा एंगल पर है, इसलिए यू कॉस थीटा बनेगा, और ये एंगल उसके अपोजिट है, तो ये साइन अल्फा थीटा बनेगा, साइन थीटा बनेगा। यहाँ पर भी हम 4 इक्वेशंस लिख सकते हैं और पूरी डिस्क्राइब कर सकते हैं मोशन को, जितना हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है। तो लिखते हैं एक बार के लिए, एक्स डेस क्या है, एक्स डेस कंपोनेंट ऑफ मोशन अगर हम देखते हैं, एक्स डेस कंपोनेंट ऑफ मोशन, तो क्या एक्स डेस डायरेक्शन में आपको यू एक्स पता है, यस, इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है और इनिशियल वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको यू कॉस थीटा लिख रहे हैं। व्हाट अबाउट ए एक्स डैश, ये सब डैश वाली स्टोरी है। जब हम ए एक्स के बारे में बात करेंगे तो जी साइन अल्फा है और उसी डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव जी साइन अल्फा लिखा जाएगा। तो क्या अपने को वी एक्स डेस पता चल जाएगा, यस। क्या होता है यू प्लस ए टी, तो यू का मतलब हुआ यू कॉस थीटा प्लस ए टी का मतलब हुआ जी साइन अल्फा इंटू टी, पहला इक्वेशन। कम टू द सेकेंड इक्वेशन, अगर सेकेंड इक्वेशन में पोजीशन लिखना चाह रहे हैं तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना होगा। यू का मतलब होगा यू कॉस थीटा, टी ए का मतलब जी साइन अल्फा, पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव लगाएंगे, साइन अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। So these two equations will be equations for x dash component. अगर आपने नोट्स बनाया है तो जो हमने अपसाइड वाले केस में देखा थ्रू किया था, तो सिमिलर टाइप की इक्वेशंस वहां पे बनाई थी, और एक चेंज आ रहा होगा, बाकी कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, वो आप देख सकते हो क्या चेंज है, फिर उसी को हम लोग हाईलाइट करेंगे। वाई डैश कंपोनेंट पर आते हैं। जब आप वाई डैश कंपोनेंट के बारे में बात करोगे तो यू वाई डैश इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा के बराबर दिख रही है आपको फिगर में, और एक्सेलरेशन वाई डैश डायरेक्शन का क्या है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वाई डैश अपसाइड हमने एज्यूम किया है, तो ये माइनस जी साइन अल्फा आ जाएगी, जी कॉस अल्फा रहेगा, माइनस जी कॉस अल्फा। इस केस में आप पाओगे कि अगेन हम फर्दर सिंप्लीफाई करके दोनों निकाल सकते हैं, दोनों को मतलब वेलोसिटी एंड पोजीशन। वेलोसिटी वाई डैश डायरेक्शन का यू प्लस ए टी बनेगा, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का बनेगा अपना यू प्लस ए टी, तो यू का मतलब हुआ यू साइन थीटा, ए टी का मतलब हुआ माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी, एंड वाई डैश डायरेक्शन पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हैं, यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, सो यू मीन्स यू साइन थीटा इंटू टी हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। आई कैन थिंक अब थोड़ा सा लेंदी जा रहा होगा, बट अगर आप कनेक्टेड हो तो आपके लिए बहुत आसान जा रहा होगा, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। आपको एक डाउट आया होगा कि मैंने प्लस जी साइन अल्फा क्यों लिया हुआ है,
और पॉजिटिव क्यों लिया हुआ है? तो पुराने लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ ऐसी बातें की हैं कि अगर हमको प्लस लिखना है या माइनस लिखना है उसके लिए हमको कोऑर्डिनेट डिफाइन करना होता है, और यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट डिफाइन किया, ये हमारा एक्स डेस है, यानी पॉजिटिव एक्स डेस है हमारा ये, और ये वाई डैश है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो जो हम बनाते हैं वो पॉजिटिव वाला बनाते हैं। तो एनी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो यू भी उधर ही था और जी भी उधर ही था, इसलिए दोनों कैसे आए? पॉजिटिव आए। यस, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, और वही डायरेक्शन पर है जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है। तो अगर हमने यू को भी पॉजिटिव लिया है, ए को भी पॉजिटिव लिया है, जबकि वर्टिकल में जब आए थे तो आपको देखा था यू जो है वाई डेस की डायरेक्शन में, जो कि पॉजिटिव है। तो जब हम एक्स डेस वाई डेस बनाते हैं ना, इसका मतलब हम उनकी पॉजिटिव डायरेक्शंस को बना रहे हैं। ये इनहेरेंट मीनिंग होती है। आइडियली देखो क्या होता है, जनरली आपका ये एक्स रहता है और ये वाई रहता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर उठ गए, हमारा एक्स कहाँ पर है ये हम डिसाइड करेंगे। हालांकि उसका नाम एक्स ना देकर के हम उसको एक्स डेस नाम दे रहे हैं। तो हमने एक्स डेस की डायरेक्शन इसको देखी है और वाई डेस की डायरेक्शन इसको बोली है, और इन दो डायरेक्शन में हम वर्क कर रहे हैं, हम लोग एक्स वाई पे वर्क नहीं कर रहे हैं। जो उसी के वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो हमारी डायरेक्शन ली गई है उसके अपोजिट आएगा तो उसको नेगेटिव लिखेंगे। अब देखो मैंने वाई को नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि एक्सेलेरेशन को, क्योंकि देखो ये नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में वाई डेस के, इसलिए वो नेगेटिव लिखा गया। इट इज द डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डेस। हाँ, तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन की वजह से आएगा। ओके, अगर आप ये प्लस माइनस का आइडिया समझ गए हो तो हम लोग क्विकली आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो क्या है, चाहे आप नीचे से थ्रो करो या फिर ऊपर से नीचे थ्रो करो, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दोनों की इक्वेशन सिमिलर टाइप की आती हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं आया हुआ है, एक डिफरेंस आया हुआ है। क्या आप कैच कर सकते हो क्या डिफरेंस आया हुआ है? वो डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक माइनस नहीं लगाया गया है, उसकी वजह से यहाँ माइनस नहीं आया है, उसकी वजह से यहाँ माइनस नहीं आया है। केवल एक डिफरेंस आया है, केवल एक डिफरेंस, और वो भी केवल एक्स डायरेक्शन में आया है, एक्स डेस में, वाई डेस में नहीं आया है। वाई डेस इज एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस आ रहा है, अगर हम उस डिफरेंस को यूज कर सकें तो हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। अब आप देखो कि ये जो प्लस और माइनस का इशू बना है, या फिर डिफरेंस आया है, इशू नहीं डिफरेंस है, तो ये साइन अल्फा था और साइन अल्फा यहाँ पर है, साइन अल्फा यहाँ पर है। इसका मतलब है कि अगर जो हमारे पास इक्वेशंस हुआ करती थी, उन इक्वेशंस के अल्फा को अगर हम माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दें, सो इन केस वी आर थ्रोइंग अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन एंड वी गॉट रिजल्ट्स, उन सभी रिजल्ट्स में हम जहां भी अल्फा यूज हुआ है उसको माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दें, तो आप पाओगे कि जहां पर साइन अल्फा आया होगा तो वो साइन माइनस अल्फा हो जाएगा, तो एक माइनस को एक्स्ट्रा लेकर के आ जाएगा। और जहां पर कॉस आया होगा तो कॉस में माइनस से रिप्लेस करने से माइनस कॉस कॉस रहता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। दैट मीन्स ये इक्वेशन विल रिमेन अनअफेक्टेड और दिस इक्वेशन विल गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब हुआ कि अगर हमको डाउन से आपका प्रोजेक्शन पता है तो अप से डाउन जाना होगा तो हम ये चेंज करेंगे, और अदरवाइज वाइस वर्सा। सो हमको ये चेंज करना है, और ये अगर चेंज आपको समझ में आया तो हम सारे आंसर्स बता सकते हैं। जैसे कि उसी के कॉपी पेस्ट करेंगे जो पहले पढ़े थे और यहाँ पे लिख देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ करता था? टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता था 2 टाइम्स यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा। अल्फा को माइनस अल्फा से लिख दो। आप जानते हो कॉस माइनस अल्फा विल मेक नो डिफरेंस, तो ये बनेगा हमारे लिए ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। दैट मीन्स we will have a same time of flight whether you throw from down to up or up to down। और वो उसको हम लोग अदरवाइज भी जस्टिफाई कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके भी। फिर आपने एक रेंज निकाली थी, रेंज, और अगर हम रेंज के फॉर्मूले को रिकॉल करें, लेट से कि किसी एक फॉर्मूले को रिकॉल करें, ये वाले फॉर्मूले को रिकॉल करें, मैक्सिमम निकालने से जस्ट पहले वाला,
तो अगर मैक्सिमम निकालने से जस्ट पहले वाले को रिकॉल करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर माइनस अल्फा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर माइनस अल्फा करने से फर्क पड़ेगा, यहाँ पर माइनस अल्फा करने से फर्क पड़ेगा। तो क्या हमारे आर का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर माइनस अल्फा, और वो माइनस अल्फा इसको अल्फा में कन्वर्ट करा देगा। फिर ब्रैकेट में था साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, तो इसको माइनस अल्फा बोल देंगे। और यहाँ पर था माइनस साइन अल्फा, और आप जानते हो कि साइन अल्फा को माइनस से लगाएंगे तो एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो ये जो माइनस इसको मैंने प्लस बनाया क्योंकि यहाँ के अंदर वाला माइनस एक बाहर निकलेगा साइन से, और यहाँ पर एक माइनस आएगा और इस पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सो अगर रेंज आप याद रखना चाहो तो ये हमारे लिए रेंज भी होगी। अब आप आर मैक्स भी बता सकते हो कि आर मैक्स कितना बनेगा जाकर के, तो आर मैक्स का भी फॉर्मूला आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो या फिर यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हो, दोनों चलेगा। यू रिमेम्बर आर मैक्स का फॉर्मूला क्या निकला था? आर मैक्स का फॉर्मूला निकला था यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा, तो ये बनेगा 1 प्लस ऑफ माइनस साइन अल्फा। अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस करना है अपना आंसर लाने के लिए। हम जानते हैं कि साइन को माइनस से रिप्लेस करते हैं, माइनस अल्फा लिखते हैं तो माइनस अल्फा बनता है, तो इसका आंसर बन जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन अल्फा। तो ये हमारे आर मैक्स का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। आप इसको भी जस्टिफाई कर सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। मोर ओवर किस एंगल पर होगा? फॉर थीटा चाहिए अपने को। थीटा यूज टू बी पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, रिमेम्बर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। अब अगेन अल्फा को हम माइनस अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा नया आंसर बनेगा पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। तो अगर आपको ऊपर अभी अल्फा को यूज करना है तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। सो पॉइंट इज कि जो प्रोजेक्शंस थे हम सबको कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, बस एक स्लाइड सा डिफरेंट करना है। वो क्यों डिफरेंस करना है, पर्पज है उसके पीछे, क्योंकि जो हमारी इक्वेशंस बन रही थी ना उस पर एक यहाँ पे माइनस मिसिंग था और वही डिफरेंस था। तो अगर हमारी इनिशियल वैल्यूज में कुछ ऐसा आ रहा है तो वो फिर कैरीड अवे रहेगा, तो उस कैरीड अवे स्टफ को हमने यहाँ से रिप्लेस कर लिया। अब आप सारे आंसर दे सकते हो और ये हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। अब चाहो तो घर में इन सभी को प्रूफ करो the way we have tried from the equations from downs to up motion, और फिर देखोगे कि आपका यही आंसर आ जाएगा। तो आपको ये जो रिप्लेसमेंट है जस्टिफाइड लगेगा और याद रहेगा, आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो दिस इज फॉर अपसाइड डाउनसाइड मोशंस और दे आर वेरी आइडेंटिकल एक्सेप्ट कि हम अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं। अंडरस्टैंड? आपने लिखा है सो रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन एंड जस्ट ट्रांसलेटेड द वेक्टर्स, सो ओनली साइन इज अफेक्टेड फ्रॉम रिडक्शन फॉर्मूला। यस, so only sign is affected and everything else remains as such, and if input is affected by certain manner then output is affected by the same manner. So इसकी जो कैलकुलेशन थी वो हमने बारो कर ली प्रीवियस से और जंप करके डायरेक्टली आंसर पर पहुंच गए। Well, so that's about the projectile in inclined plane। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी, और ये आपको एज ए रिजल्ट्स याद रखने हैं। इन केस एग्जाम में आते हैं तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स को यूज करना है, उतना सारा डेरिवेशंस वगैरह नहीं करना है। और अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन देता है, कॉम्प्लिकेटेड करता है, कुछ स्टोरीज बदलता है, जैसे एडवांस लेवल पे जाने के बाद वो क्या कर सकता है, वो ऐसा बोल सकता है कि आपने इसको ऊपर से नीचे थ्रो किया लेकिन साथ में क्या रहा था, हवा चल रही थी इधर। तो अगर विंड ब्लो कर रहा है तो विंड का एक और एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो उस एक्सेलरेशन के हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एक वर्टिकल टू इंक्लाइंड प्लेन। फिर हम ए का टोटल एक्स की डायरेक्शन में टोटल निकालेंगे, जी साइन अल्फा, और यहाँ का जो आएगा फिर वर्टिकल का टोटल निकालेंगे। फिर इन इक्वेशन को लिखेंगे, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैथ्स का यूज करेंगे और आंसर तक जाएंगे। ऑफ कोर्स वो लेटर स्टेज पर और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए रहेगा, उसके लिए बेसिक जानना अपने लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं बचे हुए टाइम पर। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपको कंप्लीट हो जा रहा है तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जिससे थिंकिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। और कल हम लोग डीपीपी का डिस्कशन करेंगे, so I'm expecting all of you should try all 3 DPPs completely
और मार्क दोस क्वेश्चंस विच यू आर नॉट एबल टू डू। 3 DPPs आपको दी गई प्रोजेक्टाइल मोशन में, और कल ही उसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम लोग परसों से रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर सकें, जो कि काइनेमेटिक्स का लास्ट सेगमेंट है। और फिर इसके बाद हम लोग एनएलएम पे चलेंगे। कई बार आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने कई तरह से पढ़ रखा है। एक तो ग्राउंड से वर्टिकली आप थ्रो करो, ऊपर से नीचे आता है। किसी एंगल पे थ्रो करो, पैराबोला बनाता है। किसी इंक्लाइन पे थ्रो करो, तब भी पैराबोला बनाता है। किसी हाइट से थ्रो करो, वो भी सारी कहानियां आपने देखी हुई हैं। और कई बार इनमें लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको आंसर देना है। ये मोशन को विजुलाइज करने और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करने के लिए कि आपको कितना समझा है, उसके लिए ये अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपने एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, वर्टिकल मोशन। अगर आपने अपवर्ड थ्रो किया यू वेलोसिटी से, तो इसका फ्यूचर क्या है? ऊपर जाएगा, नीचे आएगा? ऊपर जाके नीचे जरूर आएगा। जरूर इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने नॉर्मल लाइफ में अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आप थ्रो कर देते हो, तो ऐसा भी होगा कि वो कभी वापस ना आए, हमेशा के लिए ऊपर चला जाए। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेट्स से कि ये जो टोटल हाइट राइज किया था वो कैपिटल एच था। सो कैपिटल एच वाज टोटल हाइट। टोटल हाइट। और हम लोग यहाँ से ऊपर टॉप पॉइंट तक देखते हैं, और लेट से कंसीडर करते हैं कि ये हमारी जो हाइट है नीचे वाली वो h/2 है, मिड पॉइंट पकड़ा है। और लेट से हम लोग को केवल वही मोशन देख रहे हैं जब ये असेंड कर रहा है, तो डिसेंडिंग को मैं हटा देता हूँ। केवल असेंडिंग मोशन को हमने देखा है, केवल इतने पे पकड़ते हैं। तो अगर डाउन साइड वाला h/2 होगा तो अप साइड वाला कितना होगा? h/2 होगा। लेट से कि इस जर्नी में इसने t1 टाइम लिया और इस जर्नी में इसने t2 टाइम लिया। क्वेश्चन सिंपली है कि ये 4 ऑप्शन अपने को राइट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। क्या t1 t2 बराबर होंगे, या t1 t2 से बड़ा होगा, या t1 t2 से छोटा होगा, या इनमें से कोई भी पॉसिबल है? ध्यान से आंसर देने का। यह बताएगा कि आपने कितना विजुलाइज किया है, कितना इसको समझा है मोशन को। और अदरवाइज सिंपल भी है। सो वी हैव 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। एक पार्टिकल आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया, ये मैक्सिमम हाइट है, और आपको हाफ हाइट तक दिखते हो। हाफ हाइट तक इसने t1 टाइम लिया, सेकंड हाइट तक t2 टाइम लिया। ओके, मैं करेक्ट कर देता हूँ, मैंने दोनों को t1 बोल दिया, सॉरी सॉरी फॉर दैट। ऊपर वाले को t2 बोलते हैं, वो गलती से दोनों t1 हो गया। t2 हमारा ऊपर वाला है, आप फिर से ट्राई कर सकते हो। मैंने दोनों का नाम t1 दे दिया था, वो गलत था। एक t1 है, एक t2 है। और नीचे वाला t1 है, ऊपर वाला t2 है। ये ऊपर जा रहा असेंडिंग के टाइम पर है। और ये मिड लोकेशन है। सी कुछ लोगों ने आंसर दिया हुआ है। तो आपके पास इक्वेशंस है, आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। और हम लोग कुछ कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। कॉमन सेंस कैसे अपना डेवलप करना है वो मैं अब बताता हूँ, आपके लिए हेल्प करेगा। देखो क्या है ना, जितना डिस्टेंस इसको कवर करना है, क्या उतना ही डिस्टेंस इसको कवर करना है? यस, दोनों h/2 करना है। और ये रिटार्ड हो रहा होता है क्योंकि आपको पता है जी नीचे की तरफ लग रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है। तो सिंस हमने को डिस्टेंसेस बराबर चलनी है, डिस्टेंसेस इक्वल ट्रैवल करना है, और स्पीड हमारी कम होती चली जा रही है, तो इस वाले जोन पर अगर देखोगे तो ऑन एन एवरेज ज्यादा स्पीड रही होगी। और जब आप इस एवरेज पर इस जोन पर आओगे तो एवरेज स्पीड कम हो जाएगी, बिकॉज इट्स डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट हाफ है ये फास्टर मूव किया है, फास्टर, और जो सेकेंड हाफ मूव हुआ है वो स्लोवर हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि जो पहले उसी डिस्टेंस को कवर करने में ये कम टाइम लेगा, और बाद में ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि बाद में उसकी स्पीड कम हो जा रही है, क्योंकि ये स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि ये डी एक्सेलरेट कर रहा है। कितना कम ज्यादा होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन से। अगर केवल कंपेयर करना हो तो हम ये जरूर बता सकते हैं कि जो t1 की वैल्यू है वो छोटी होगी और t2 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। t1 शुड बी स्मॉलर।
क्योंकि इनिशियली स्पीड वाज लार्ज, hence it was moving faster, so it will cover the same distance in lesser time. At later stage, its speed will be slow down, then it will take more time to cover the same distance. इस तरह से हम कनेक्ट करके इसका आंसर कर देते हैं. इसी पर एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ. और भी कई सारे क्वेश्चन कराए जा सकते थे. मे बी हम लोग टुमारो देखेंगे कि जब आप डीपीपी के डाउट्स पूछोगे उसमें भी आएगा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं. एक पार्टिकल को आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया हुआ है और ये यहाँ तक जाता है, मैक्स साइड तक, और इसको दो पार्ट में आप देखना चाहते हो. इस जर्नी में जो टाइम लगा है वो टी नॉट है, और इस जर्नी में भी जो टाइम लगा है वो भी टी नॉट है. दोनों में बराबर बराबर टाइम लगा हुआ है. ये हाइट h1 कवर की है इसने, और ये हाइट h2 कवर की है. फिर आपसे कंपेयर करा सकते हैं कि h1 और h2 में कंपेयर कीजिए, तो अगर बराबर टाइम में क्या डिस्टेंसेस का रिलेशन जाएगा वो आप बता सकते हैं. सो लॉजिक वही है, हाई स्पीड से चलता है, स्पीड स्लो डाउन होती है. क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है. सेम टाइम लग रहा है, तो किसमें ज्यादा डिस्टेंस चल जाएगा? आप बोलोगे कि पहले फास्ट चल रहा था तो टी टाइम में कुछ डिस्टेंस चलेगा, उतने ही टाइम में बाद में स्लो चल रहा था तो कम डिस्टेंस चलेगा. That's kind of logic we can create in our brain. So फर्स्ट हाफ में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एज कंपेयर टू द सेकेंड हाफ. व्हाई? बिकॉज इट्स गेटिंग स्लो डाउन. सो अपना आंसर आएगा कि h1 should be greater than h2. Yes, B is going to be appropriately correct answer. हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि h1 बराबर h2 है क्योंकि टाइम बराबर है. नो, बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो रिटार्ड हो रहा है. तो जब कभी रिटार्ड होता है तो बाद में डिस्प्लेसमेंट्स कम होते हैं. अगर एक्सीलरेट हो रहा होता है तो बाद में डिस्प्लेसमेंट्स बढ़ते हैं. इसी को उल्टा करके पूछ सकता है कि ऊपर से ड्रॉप किया गया, नीचे आ रहा था, तो फर्स्ट हाफ में कितना चलेगा, सेकेंड हाफ में कितना चलेगा? तो हम बोलेंगे सेकेंड हाफ में ज्यादा चलेगा. क्यों? क्योंकि बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ी है. अगर तो इसका मतलब है फिर हमारा उसके लिए सेकेंड हाफ का मतलब नीचे वाला होगा. दैट मीन्स अगेन आंसर यही आएगा. सो इस तरह से हम अपना लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं. एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, और इसको आप ध्यान से सुन लेना बाद में. अगर अभी आपको कम समझाए तो समझ में आ गया तो अपना काम हो गया. फिर आपसे ऐसा बोलेगा अपने पास 2 प्रोजेक्टाइल्स थे या 3 प्रोजेक्टाइल्स थे. लेट्स हम 2 प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करते हैं. एक प्रोजेक्टाइल का पाथ ये दिया गया है. हमने ऐसा क्वेश्चन किया होगा, और नहीं किया होगा तो जरूर करने को मिलेगा. और दूसरा प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है यहीं से. उसको दूसरे को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. सेकेंड इज ड्रॉन लाइक दिस. यहाँ कहीं हिट करता है. लेट्स से कि ये जो है पहला वाला है और इधर गया है वो दूसरा वाला है. सो और ये कुछ इस तरह से हैं कि इनकी जो हाइट्स हैं वो बराबर है. मैक्सिमम हाइट, सेम मैक्सिमम हाइट के हैं. सो अपने को कुछ बताना है. फॉर 2 projectiles of same maximum height, we need to answer. कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किए जा सकते हैं. मैं सिंपल क्वेश्चन पहले फ्रेम करता हूँ. लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, रेंज के बारे में बताइए. तो आप देखोगे कि पहले का रेंज अपने को ये दिख रहा है, दूसरे का रेंज ये दिख रहा है. तो क्लियर कट दिख रहा है कि किसका रेंज ज्यादा जाएगा, दूसरे का रेंज ज्यादा जाएगा. तो वो इतना क्लियर कट मैं नहीं पूछ रहा. हाइट्स के बारे में पूछेगा तो आपको पता है कि हाइट्स तो बराबर आपने बोली रखी हैं. तो क्वेश्चन हम जो फ्रेम कर रहे हैं वो ये है कि टाइम पीरियड के, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में. क्या दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होंगे, या फर्स्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, या सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, हम बता नहीं पाएंगे, डिपेंड करेगा. दोनों के हाइट्स बराबर, रेंज कंपेयर कर सकते हैं. और हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट को लेकर के, कि
क्या टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होंगे, या फर्स्ट का ज्यादा होगा या सेकंड का ज्यादा होगा, या फिर ये डिपेंड करेगा कि किसका एंगल कितना है, किसकी वेलोसिटी कितनी है। तो एनी का मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन पैरामीटर्स लाइक यू एंड थीटा। सो इसका हिंट अलग है, हम लोगों ने क्लास में देखा था, बट यहाँ पर हम आंसर दे सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी पॉपुलर भी है, क्योंकि अगर आपने सीखा नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में आ सकता है। और देखो क्या होता है ना, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट होता है हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैक्स हाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। आप अगर एक काम करो ना, इसको स्क्वायर कर लो, तो टी स्क्वायर बनेगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर। इसके बाद जिस तरह से एच आर का रेशियो निकाला था, उसी तरह से यहाँ पर एक रिजल्ट आएगा, उसको भी आप याद रख सकते हो। एच अपॉन टी स्क्वायर निकालो। अगर आप एच अपॉन टी स्क्वायर निकालते हो ना, तो आप देखोगे कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिसअपीयर हो जाएगा, और आप पाओगे कि एक जी बचेगा और 8 बचेगा, तो ये जी बाई 8 आता है। ये भी एक अच्छा रिजल्ट है जिसको आप याद रख सकते हो। दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू जी बाई 8 टी स्क्वायर। आइदर फॉर्म में आप याद रख सकते हो, चाहे इस फॉर्म में याद रख लो, चाहे इस फॉर्म में याद रख लो। पॉइंट ये कहना चाहता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट और टाइम आपस में रिलेटेड होते हैं, और इनका जो रिलेशन होता है उसमें यू थीटा नहीं आता है। अगर दो प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम बराबर आई है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी बराबर आएगा। तो यहां से हम एक बात कंक्लूड कर लेंगे कि इफ h1 is equal to h2, this will imply t1 equal to t2। सो देखने में ऐसा लग सकता है कि दूसरा बहुत दूर जा रहा है, तो हो सकता है ज्यादा समय के लिए चलेगा, हवा में रहेगा, और समथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट जिसकी हाइट बड़ी होगी और जिसकी हाइट कम होगी, तो हम बता सकते हैं किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कंपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रख सकते हो। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोगों ने बात की थी, ये दोनों वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करते हैं, तो आपस में कनेक्टेड है। तो जिसका हाइट ज्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा, जिसका हाइट कम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम। दैट्स ऑल। अगर हाइट बराबर है तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, आंसर विल गो ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो ये इस तरह क्वेश्चंस आप जब डिस्कस करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि यस, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट दे आर कनेक्टेड टुगेदर। उसका रेंज से कोई कनेक्शन नहीं है, रेंज अपनी एक अलग स्टोरी है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे। सो आई एम रिपीटिंग, प्लीज डू ट्राई ऑल द डीपीपीज, आस्क द क्वेश्चंस इफ यू वांट आस्क क्वेश्चंस। सो आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटिव मोशन। आप जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना आपका बेनिफिट होने वाला है, और उतना ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ने वाली है। ओके, आपने लिखा व्हाट अबाउट इंक्लाइंड अपवर्ड एंड इंक्लाइंड डाउनवर्ड मोशन। हाँ, उसके भी क्वेश्चंस हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो वी विल पिक वन क्वेश्चन टुमारो, कि उस अपवर्ड और डाउनवर्ड में क्या बराबर हाइट जाता है, कितना क्या जाता है, उसको भी कंपेयर करेंगे। अभी हमने केवल सिंपल हॉरिजॉन्टल केस में देखा, और ये वर्टिकल मोशन में कुछ कंपैरिजन देखे। टाइम खत्म हो गया, इसलिए हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, और आप लोग भी टायर्ड हो गए होंगे बिकॉज यू आर स्टडिंग सिस्टम, काफी देर से स्टडी कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग से। सो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्विक क्वेरी यू कैन आस्क, अदरवाइज दैट्स डन फॉर द डे। Okay, so thank you everyone. See you tomorrow. Have a great time.